हॉट बना हुआ है, हॉट इस दिशा में बना हुआ है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने। लगातार जो परिदृश्य की बात की जाए तो वोटर अधिकार रैली के माध्यम से लोगों को गोलबंद करते धरातल पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से बात होती है कि जब 2025 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम के बक्से में जब जनता अपना जनादेश देखी तो क्या लगता है कि वो जनादेश के एनडीए के पाले में जाएगा या बिहार की सियासत को करवट बदलने के मूड में रहेंगे। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी भाजपा की प्रखर वक्ता जो हर एक मुद्दे पर अपने बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, तमाम धरातल पर इनकी पॉलिटिक्स धरातल पर एक्टिविटी इनको देखने को मिलती है। आज इनके साथ हमारा सीधा संवाद रहेगा और तमाम उन कड़े प्रश्नों के साथ इनसे सवाल रहेंगे कि क्या जिस नीतीश सरकार के 20 साल की उपलब्धियों पर पीठ थपथपाते हैं, क्या उनके बीच जब जनता के बीच अब की बार हो जाएंगे तो क्या रहेगा, स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे इस लाइव सेशन। जी जी धन्यवाद। 25 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। इस बार जो SIR की यात्रा की है राहुल गांधी जी, उनकी बौखलाहट भी बता रही है कि हम एनडीए की पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। वो बौखलाहट में ही इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश का हम लोग सर ऊंचा करने के लिए, ये हम लोग स्कूल के कॉलेज से पढ़ते आ रहे हैं कि देश का सर ऊंचा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। उस देश के प्रधानमंत्री का आप अपमान भारत में भी करते हैं और भारत के बाहर भी जाकर करते हैं, और यहाँ तक कि आप देश के प्रधानमंत्री की माँ, भारत की माँ है, देश की माँ है, देश की महिला किसी का अपमान करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि आपका बौखलाहट बता रहा है कि आपकी सरकार, आप इस बार एक भी सीट से जीत नहीं रहे हैं और एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अच्छा, वो तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं, उसके लिए लगातार यात्रा लेकर चले हैं। ये वोट चोरी हम क्यों कर सकते हैं? ये तो चुनाव आयोग का काम है। आप चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पर उंगली उठाना आपका सही नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए कि वोट चोरी आप ही का क्यों होगा, मेरा नहीं होगा क्या? भी हो रहा है। जब वोट चोरी हो रहा है तो मेरा भी हो सकता है, आपका भी। आप यह तो जनता है, यह तो वोटर है। वोटर्स किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। तो सिर्फ आप ही को चिंता क्यों है? आपको क्या नेपालियों और बांग्लादेशियों से प्रेम है और घुसपैठियों से प्रेम है जो कि अवैध तरीके से वोटर कार्ड बनाकर और हमारे हक को, हमारे जनता को, बिहार की जनता को के हक को छीन रहे हैं? उसकी चिंता आपको है बस, इसीलिए। नहीं तो वोटर्स तो मेरे भी जब कटेगा तो कटेगा, और हमें भी इस चीज़ के लिए लड़ना है, लड़ाई करेंगे। कि आप ही क्यों लड़ाई लड़ेंगे? ये तो पूरे देश की, बिहार की जनता का ये लड़ाई है, हर पार्टी का लड़ाई है। अच्छा, क्या कहेंगे मैम, लगातार अभी कितना प्रभाव वोटर अधिकार रैली बिहार के चुनाव को देखने को मिल सकता है? कुछ भी नहीं है। यह एक ये जो यात्रा कर रहे हैं, इंडी गठबंधन जो यात्रा कर रही है, ये बस और बस जनता को गुमराह करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या के लिए, चुनाव आयोग पर उंगली उठाने के लिए यात्रा कर रही है। इस यात्रा में देखे होंगे कि स्टालिन को बुलाकर हमारे बिहार के अपमान किए हैं, बिहार की जनता का अपमान किए हैं, तिरंगे झंडे का अपमान किए हैं। क्या ऐसे पार्टी को, ऐसे नेताओं को क्या बिहार की जनता पसंद करेगी? और लगता है कि उनको कभी भी दोहराएगी या कभी भी उनको आने देगी? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनता को अपना गाली नहीं बर्दाश्त करती है। भूखे रहना पसंद कर लेगी लेकिन गाली नहीं बर्दाश्त करेगी, अपना अपमान नहीं बर्दाश्त करेगी। और आप हमारे बिहार की जनता को गाली दिलवाते हैं, अपमान करवाते हैं, अंत शब्दों को, गलत शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, करवाते हैं। तो तेजस्वी जी, आप हार रहे हैं चुनाव, तो इसका बौखलाहट आप भी उतार रहे हैं और इंडी गठबंधन पूरा अपनी बौखलाहट उतार रही है, और आप बाहर के लोगों को भी बुलाकर बिहार का अपमान करवा रहे हैं। अपमान की आपने बात की, वो तो बोल रहे हैं कि 25 से 30 फिनिश नीतीश, तेजस्वी प्रसाद यादव क्या बोले? 25 से 30 नीतीश फिनिश हो गए हैं, 5 से 25 बहुत हुआ, नीतीश बोल रहे हैं। आप देख लीजिए कि हमारे जो बढ़ता बिहार है, विकसित बिहार है, उसको जनता दोहराएगी या आपका वो जंगल राज, गुंडा राज, अपहरण, पलायन, उसको दोहराना चाहेगी महिला?
युवा जब सब शोषित है, वह कोई राज्य दोहराना चाहेगा? यही विकसित बिहार को दोहराना चाहेगा कि रोडों पर 1 घंटे से 2 घंटे किसी भी हम जिले में पहुंच जाते हैं। यही हम 8 से 9 घंटे में पहुंचते थे। उस शासन को कोई नहीं दोहराना चाहेगा। जो 7 बजे महिलाएं और युवा कैद हो जाते थे, अपहरण का डर रहता था, महिलाओं का रेप का डर रहता था, अपहरण का डर रहता था। वह कोई भी जंगल राज को दोहराना नहीं चाहेगा। अभी विकसित बिहार है, हमारे नीतीश कुमार जी विकसित बिहार को करके दिखाए हैं। एनडीए की सरकार विकसित बिहार को दिखा रही है, तो यही फिर से हम एनडीए की सरकार बन रहे हैं। तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं। उनके बोलने से नहीं होगा। आपका काम है जनता को गुमराह करना, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बात गोलबंद हो रही है सरकार, जनता? नहीं, जनता पूरी तरह से एकदम आश्वस्त है कि मुझे फिर से वही स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार को बनाना है। फिर से वही सुखमय जीवन अपना जीना है। इसलिए फिर से बिहार में एनडीए की सरकार को लाएंगे और नीतीश कुमार ही हमारे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरी तरह से बिहार की जनता आश्वस्त है। आप गांव-गांव में चले जाइए, पूरी जनता से पूछ लीजिए, कोई भी नहीं चाहता है कि वह फिर से महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी नहीं चाहता, किसान हो, कोई भी नहीं चाहता है कि फिर से हम कभी भी हम उस जंगल राज को दोहराएं। फिर से एनडीए की सरकार आएगी और नीतीश कुमार हमारे पूर्ण बहुमत से हमारी एनडीए की सरकार आ रही है और नीतीश कुमार फिर से अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित होंगे। अच्छा, एक और आप बोल रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे, दूसरी ओर तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भूजा पार्टी सरकार चला रही है, भाजपा बनने नहीं देगी। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। उनका काम है गुमराह करना। जब चुनाव आयोग को इस तरह से वो भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे स्वेच्छा से, तो बिहार की जनता को भी तो वो गुमराह कर सकते हैं। बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह कभी नहीं होगी। जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि तेजस्वी जी आपका जंगल राज, गुंडा राज को हमें नहीं दोहराना है। हमें फिर से यही बिहार, स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार, सुंदर बिहार, विकसित बिहार को आगे लाना है। अच्छा, एक और बोल रहे हैं, लेकिन उधर तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं हमारे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को कॉपी कर लिया। हमने पेंशन बढ़ाने के बाद की पेंशन बढ़ा दिए, बिजली फ्री करने के बाद बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिए। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी जी सिर्फ आप ही के पास एक विजन हो सकता है। ये विजन क्या हमारे भाजपा के पास नहीं हो सकता है? क्या नीतीश जी के पास नहीं हो सकता है? क्या एनडीए के इतने सारे बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके पास नहीं हो सकता है? यह विजन हमारा पहले भी था, उसी विजन को फिर से किया गया है। तेजस्वी जी हमारे विजन को भी हो सकता है कि उन्होंने वो भी दोहराए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो विजन की बात की तो क्या लगता है कि एक नए विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर वो बिहार को बदलने चले? नहीं, वो लोकतंत्र में सबको अपना पार्टी बनाने का अधिकार है और बोलने का अधिकार है, और जो भी वो विजन बता रहे हैं वो विजन बोलने का उनका अभी अधिकार है, बोल सकते हैं। लेकिन जब वो जीतेंगे, सरकार बनेगी उनकी, या अपना आएंगे सीटों पर, तब वो काम करके दिखाएंगे, तब जनता विश्वास करेगी। अभी जनता उनके बारे में क्या जानती है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं या करके भी दिखाएंगे। और हमारी जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो करके दिखा रही है वो विजन। इसलिए हमारा विजन जो है वह सड़क पर दिख रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, जनता खुश है, इसलिए एनडीए की सरकार फिर से दोहराना चाहती है। अच्छा, क्या कहें मैम, लगातार बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले गए आए थे, बोल रहे हैं कि खाली जुमला करने आ रहे हैं। उनको बोलने का काम है, जुमला कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा बिहार में जो इतना विकास हो रहा है, इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतने हॉस्पिटल बन रहे हैं, इतने मॉडर्न स्कूल बन रहे हैं, इतने एम्स हॉस्पिटल आया, एयरपोर्ट आया, सड़कें इतने भी गांव-गांव में सड़कें हो गए, इतने रोजगार आ रहे हैं, इतने पलायन रुक रहे हैं। जो पलायन किए हुए जो लालू जी के राज में थे, वो पलायन किए हुए लोग वापस फिर से बिहार आ रहे हैं। बिहार में इतने हमारे फैक्ट्रियां लग रही हैं, हमारे मैं बक्सर की रहने वाली हूँ, बक्सर जैसे जगहों में भी फैक्ट्रियां इतने सारे लग रहे हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि आप गुमराह कर रहे हैं। हमारा फिर से एनडीए सरकार आ रही है, एनडीए सरकार पूरी तरह से विकास कर रही है। मतलब आपको लगता है कि बिहार औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है? औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम फिर से ही भी सरकार पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ, जनता पूरी तरह से गांव-गांव की
जनता जाकर बात किया जाएगा, तो वो भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि फिर से हम नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार को हम लोग वापस लाएंगे। मतलब पूरा तरह से आश्वासन आपको मिला पूरी है? तरह से आश्वस्त है। हम लोग गांव-गांव में घूमते हैं, जाते हैं। बक्सर की पूरी तरह से जनता जो है, कांग्रेस की जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, एक रैली थी, उसमें पूरी की पूरी कुर्सियां खाली थी। इस प्रकार से हमारे बक्सर में भी जनता बता दी है कि आपको हम लोग अब पसंद नहीं करते हैं। खाली कुर्सियां ही उदाहरण है कि अब कांग्रेस और आरजेडी जो है, महागठबंधन है, उसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। एनडीए की जब हमारी कोई भी बैठक होती है तो इतनी भीड़ होती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यह भीड़ ही बता देती है कि आप जनता किसको पसंद कर रही है। अच्छा, बक्सर क्षेत्र की आपने बात की, काफी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पौराणिक महत्व काफी विकसित है, लेकिन आज भी स्थितियां देख रहे हैं कि वहां पर वैसा लचर है। क्योंकि 2 बार से यहाँ पर अभी विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, वह एक भी काम नहीं किए। मैं गांव में जाती हूँ, मैं बक्सर में घूमती हूँ। कल ही मैं गई थी मठिया मोहल्ला में। इतनी दर्दनाक स्थिति है कि बताया नहीं जा सकता है। जो उनकी जो दिया गया है व्यवस्था, उसको भी आप सुधार नहीं पा रहे हैं, मरम्मत नहीं कर पाते हैं। वो मुझे बुलाए थे, दिखाएं। मैं अभी गई थी सारीपुर गौरी शंकर मंदिर है, उस मंदिर में 6 नालों का पानी आकर गिर रहा है, उसको आप नहीं कर रहे हैं। एक मोहल्ले में गए, वहाँ पर पूरे रहवासी रहते हैं, वहाँ पर पूरे बहुत बड़े जनसंख्या रहता है, वहीं पर कचरा फेंका जा रहा है। विधायक जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कोई काम नहीं करते हैं। मैं कितने बार उनसे प्रश्न की हूँ कि बक्सर की गांव-गांव की जनता जब मुझे देख लेती है तो वहाँ पर अपनी समस्या बताना शुरू करती है और हम लोगों को समस्या का समाधान करना पड़ता है। जबकि यह काम आपका था, आपको सेवक के रूप में चुना गया था। जनता आपको सेवक के रूप में वोट देकर चुनी थी कि आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। वहाँ गांव-गांव में ना रोड, सड़क, बिजली, पानी, किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान नहीं करते हैं। एक जासो रोड आप देखे होंगे, जासो रोड में इतना जाम लगा रहता है, आज तक वो उसका समाधान नहीं कर पाया कि ट्रक कैसे घुस जाता है उसमें, आपका पता नहीं रहता है। इतना बाढ़ आया था, बाढ़ में आप कहाँ थे? एक दिन भी बाढ़ में कहीं दिखे नहीं है। गांव की जनता के बीच में आप कभी दिखते नहीं हैं। अभी मैं उनको बोली कि इतने दिनों से बक्सर में इतना सनातन संस्कृति का जगह है, अध्यात्म नगरी है, मैं इतने दिनों से मांग कर रही हूँ कि बक्सर में विश्वामित्र का पार्क बनना चाहिए और मूर्ति लगनी चाहिए। तो आप इस विषय पर उनसे बैठकर मैं एक बार प्रश्न भी की थी। विश्वामित्र ये शाहबाद महोत्सव मनाए थे, फिर भी आज तक वो सदन में कभी आप सुने हैं कि ये प्रश्न कभी मांग किए हैं? आपको मांग करना चाहिए और उस जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पर आपको काम करना चाहिए, लेकिन बक्सर का कोई भी विकास नहीं करते हैं। 6 नाला का पानी आकर तालाब में, जहाँ के मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, बहुत मंदिर है, 6 नालों का पानी आकर गिर रहा है और वो गंदा पानी जो है वो नाला और नदी दोनों आपस में मिल जा रहा है। मैं ये भी प्रश्न उठाई थी, वह भी प्रश्न आज तक वो पूरा नहीं हुआ। अभी एक मोहल्ला है जहाँ पर कि पूरा गंदगी उस किनारे में फेंका जा रहा है। अब करते क्या है विधायक जी? अब क्यों नहीं समस्या के समाधान करते हैं? मुझे दुख होता है क्योंकि मैं बक्सर की रहने वाली हूँ और जब मैं यह देखती हूँ समस्या और कोई निदान नहीं होता है, लोग त्रस्त हैं, ऐसी गंदगी में जी रहे हैं, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। अभी आप जाइएगा, हमारा एक सब्जी मंडी है जो कि कभी वह बिहार का सबसे बड़ा सब्जी मंडी कहा जाता था। उस सब्जी मंडी में पूरे अगल बगल जितने क्षेत्र के लोग हैं, होलसेल मार्केट सब्जी का है, वहाँ से लेने आते थे। उस सब्जी मंडी की दयनीय स्थिति है। नगर पालिका और दोनों सांसद का तो पता ही नहीं है। बक्सर के सांसद सुधाकर जी आप कहाँ हैं? आप तो कभी हमें बक्सर में दिखते भी नहीं हैं, ना अपने संसदीय क्षेत्र में घूमते हैं, न घूमते हुए देखते हैं। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने इनके सुधाकर जी का वो माला पहनाकर और फोटो लगाया हुआ था। मैं गोलंबर पर देखी और पूरे बक्सर में उनका माला पहना कर लगाया हुआ है कि सुधाकर जी आप है कहाँ पर? आपको सांसद चुना गया था कि विकास करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ आवाज उठाकर लोगों के मिलकर हमारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आप न विधायक वहाँ का कोई काम करते हैं, में बैठना है, काम करना है, राजा की तरह अपना जीवन जीना है। जनता आपको राजा नहीं चुनी थी, जनता आपको सेवक चुनी थी, लेकिन जनता इस बार इतना त्रस्त है कि आपको जवाब देने के लिए तैयार है और आपको यह भी जवाब दे रही है, बता रही है कि कोई भी मोहल्ले में चले जाइए, विधायक और सांसद दोनों का शिकायत लेकर बैठे रहते हैं। इस बार पूरी तरह से आपको शून्य पर करने के लिए तैयार है। पूरी आप लोग का पिछला बार भी 2015 में वही हाल था, इस बार भी है, तो क्या लगता है आपको मिलता है? आप भी तो प्रखरता से रहती है, धरातल पर काम करती हैं, आपको भी तो डिजर्विंग है। जरूर मिलेगा। ये तो हमारे
केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होता है, लेकिन हमारे महिलाओं को मोदी जी हमेशा आगे करते रहे हैं और आगे करते रहेंगे। हमारे बक्सर में भी मैं भी महिला हूँ, काम करती हूँ, बहुत वर्षों से हूँ। मैं एक अच्छी वोटर्स भी हूँ, गारा चौबे त्रिदंडी स्वामी जी के परिवार की लड़की भी हूँ, वहाँ की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ। तो मुझे भी मौका दिया जाएगा, पार्टी देगा। पार्टी को त्रिनेत्र भी होता है, वह मेरी काम को देखते हैं, मेरी प्रखरता, मेरी एजुकेशन, मेरे सब कुछ में मैं प्रबल हूँ। तो मुझे भी, मेरे ऊपर भी विचार किया जाएगा कि पार्टी हमेशा ऐसे अच्छे लोगों पर विचार करती रही है। स्थानीय पिछला बार भी प्राथमिकता रही कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी, चाहे लोगों में विरोध रहा है स्थानीयता का लेकर, तो क्या लगता है कि स्थानीयता पिछले बार भी आपके वहाँ से प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी जी, और वहाँ पर क्या देखने को मिला? क्या लगता है कि स्थानीयता मैटर कर रहा है लोगों के बीच? हाँ, स्थानीयता तो हर पूरे देश में मैटर करता है। हाँ। पूरे देश में ऐसा होता है। हाँ। लेकिन विधानसभा का चुनाव है। हाँ। स्थानीय चुनाव की तरह यह विधानसभा चुनाव होता है। हाँ। स्थानीय लोगों को ही वोट देना रहता है। हाँ। बक्सर के स्थानीय जो लोग हैं। हाँ। तो इसलिए स्थानीय को ही हमेशा टिकट दिया जाता रहा है। हाँ। और इस बार भी स्थानीय को ही टिकट दिया जाता है, जाएगा। हाँ। और वरिष्ठता का हमेशा ध्यान रखा जाता है। हाँ। मैं भी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हूँ, बहुत वर्षों से मैं बक्सर में काम कर रही हूँ। उसके पहले मैं संघ के संगठन में भी काम की हूँ, तो इसलिए बक्सर की मैं स्थानीय भी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। हमें बोलने की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आवाज़ उठाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो ऐसा हो। हमें, हमारी पार्टी को त्रिनेत्र होती है और त्रिनेत्र से हमें देखती है, और हमेशा विधानसभा में स्थानीय को ही महत्व दिया जाता रहा है। अच्छा, एक रहेगा क्वेश्चन कि मान लीजिए उषा दुबे जी वहाँ से विधायक बनती हैं, तो उनके बक्से में क्या रहेगा बक्सर के विकास के लिए? बक्सर के विकास की मैं इसके पहले बहुत बार आप लोगों से विजन बता चुकी हूँ कि बहुत सारा विजन है। जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जो भी एक भी विजन हो कि उस पर काम करना हो। विजन ही विजन है, वहाँ पर मुद्दा ही मुद्दा है जिस पर काम किया जा सकता है। पहले तो मैं महिलाओं के ऊपर काम करूँगी, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काम करूँगी, और रोजगार जो है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बक्सर के लड़कों के लिए, युवाओं के लिए, वह मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा। वहाँ की स्वच्छता, ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। रोड चौड़ीकरण की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर, और ट्रैफिक की समस्या से निजात बहुत ज़रूरी है। कहीं भी बक्सर में गाड़ी लेकर निकल जाओ, घंटा लग जाता है जाने में, तो वो समस्या का निजात सबसे पहले ज़रूरी है। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। एक सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी का निजात बहुत ज़रूरी है। सब्जी मंडी के, जो कि सबसे बड़ा सब्जी मंडी कहा जाता था, और अध्यात्म नगरी जो है वह हुआ था। इसके पहले भी मैं अध्यात्म नगरी कहा जाता है, उसकी मांग मैं सबसे पहले पूरा करूँगी कि अध्यात्म नगरी पर्यटन प्लस अध्यात्म से जोड़कर हमारे बक्सर को बनाया जाए, ताकि पर्यटक यहाँ पर आए, और पर्यटन नगरी रहेगा तो हमारा इससे इनकम भी बढ़ेगा बक्सर का। और मैं इस विषय पर पहले काम करूँगी। इसके पहले भी मैं बक्सर के बहुत सारे मुद्दों की मैं मांग रखी हूँ, जो मेरी मांग अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। जैसे मैं पार्क के गांव-गांव में, हर पंचायत में, गांव-गांव में एक पार्क होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। बच्चे लवारिस की तरह इधर उधर खेलते हैं, तो यह मेरी मांग प्रथम पूरी हुई। दूसरी मांग मेरी विश्वामित्र पार्क का था, वह भी मेरी मांग पूरी हुई। विश्वामित्र की विशाल मूर्ति लगे स्टेशन के पास मैं मांग की थी, लेकिन यह विश्वामित्र पार्क जहां बन रहा है ज्योति चौक से वहां नाथ बाबा मंदिर तक, उसमें ही मन बनेगा, हो गया। जहां भी बने, जो मेरी मांग थी कि पहले की स्टेशन पर विशाल मूर्ति बने, ताकि कोई भी आए तो पहले यह जाने कि विश्वामित्र की नगरी में हम आए हैं। लेकिन कहीं भी बन रहा है, बक्सर स्टेशन के बगल में ही बन रहा है वह भी, तो मेरी मांग पूरी हो रही है। यह मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं अगर विधायक बनूंगी तो मैं और भी अपनी बक्सर का विकास करके मैं दिखाऊंगी। एम्स बनना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए। इस तरह यह सब नहीं होने से मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे भी बक्सर के इतिहास जो है धीरे धीरे करके लुप्त हो रहा है। कतकौली मैदान जो इतिहास है, चौसा का युद्ध वाला मैदान है, फिर हिरौली में है, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक जगह है, धीरे धीरे करके लुप्त हो रहा है। उसको मैं इतिहास के पन्नों में जैसे था उसको फिर से मैं जीवित करने के लिए मैं इन विषयों पर मैं काम करूंगी, क्योंकि मैं वहाँ के स्थानीय हूँ। मुझे दर्द होता है कि मेरा इतिहास धीरे धीरे मिट रहा है। क्या कहिएगा, बक्सर एक ऐसा क्षेत्र जिसके गोद में प्रेय और निर्माण खेलिया खेलते रहे। एक वो श्री राम की शिक्षण स्थली रही, दूसरे वो अगर भगवान वामन के जन्मस्थली रही। उसके बाद भी उसको पर्यटन की दृष्टि से इतना समृद्ध होना चाहिए, जिसका इतिहास इतना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, वो पर्यटन के रूप से ऐसा समृद्ध क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण रहा कि सांसद जो आते हैं वो बाहरी आते हैं। हाँ। बाहरी आते हैं तो वहाँ का इतिहास
ज़्यादा नहीं जान पाते हैं और वो विकास नहीं कर पाते हैं। लालमुनि चौबे जी भी आए तो वो भी बाहर ही थे, दूसरे भी सांसद आए वो भी बाहर ही थे। तो बाहर के लोग हमारे बक्सर को के विकास के लिए उतना जान भी नहीं पाते हैं कि ये बामन स्थली है। हमारे बामन भगवान का यहीं पर जन्म हुआ था और ये बामन भगवान को पूरे देश में इसका परचम लहरना चाहिए बक्सर के नाम से। वह नहीं है, वह होना चाहिए। शिक्षा, राम का शिक्षा असली है, उससे संबंधित कोई भी चीज़ वहाँ नहीं है जो होना चाहिए। विश्वामित्र की नगरी है, वह भी नहीं है वहाँ पर कुछ भी, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नहीं रहा कि उससे संबंधित कुछ काम करे। लेकिन जब वहाँ के स्थानीय कोई आएंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। लेकिन इस बार हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि सांसद जो आए हुए हैं वो अभी कैमूर के रहने वाले हैं, बक्सर के नहीं हैं। इसलिए वो बक्सर के विकास पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है, ना उनको लगता है कि कोई एजेंडा पता है। इसलिए कोई भी एजेंडे पर वो काम अभी तक न हम सुनने को आया है न कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गलत बयानों में ही में लगे रहते हैं। अच्छा, आप लोग के लिए सबसे बड़ा टास्क ये रहेगा कि जो लोकसभा चुनाव में आपका पूरा शाहबाद क्लीन स्वीप हो गया, साफ हो गया एनडीए के लिए, कितना गोलबंद कर पाएंगे शाहबाद क्षेत्र में आप लोग? इस बार शाहबाद क्षेत्र में पूरी तरह से हमारा एनडीए आएगा और हम पूरी तरह से जीत दर्ज करके दिखाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से एनडीए पर जो बिहार की जनता जो है वो एनडीए को समझ चुकी है, जान चुकी है, एनडीए पर विश्वास कर चुकी है। इस बार हमारा एनडीए की इसलिए जीत दर्ज होगा। यह 100% पूरी तरह से जनता पूरी मन बनाकर बैठी हुई है और आश्वस्त है। अच्छा, क्या कहना है, 20 साल से नीतीश कुमार संभाले हुए हैं, उनके 20 सालों के कार्यों की आप समीक्षा कैसे करती है? 20 साल कालों की पहले मैं बता चुकी हूँ कि हम महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर 1 बजे रात तक अब घूम सकते हैं। युवाओं को रोजगार आ रहा है, पलायन हमारा रुक रहा है। हमारे रोड और सड़क और एम्स देखा जाए, एयरपोर्ट देखा जाए, इतने सारे स्वास्थ्य विभाग में इतने उन्नति हुई, शिक्षा में इतने उन्नति हुई, रोजगार में इतने उन्नति हुई। हम महिलाओं को 50% स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण दिया गया, 33% परीक्षा बहाली में दिया गया। और इस प्रकार से हमारा जो बिहार है वो रोड सड़क देख रहे हैं कितना सुंदर बन रहा है। इस प्रकार से हम बिहार की समीक्षा यही करेंगे कि हम विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और बिहार एक स्वस्थ बिहार और स्वच्छ बिहार और सुंदर बिहार हमारा बन गया है। हमारा यही नीतीश कुमार की समीक्षा है। एक और तो ये बोल रही है, दूसरा बोल रहे महाजंगल राज आ गया है। महाजंगल राज बोलने से क्या हो जाएगा? जो भी क्राइम होता है वो हर राज्य में क्राइम होता है, या हर राज्य हर देश में भी क्राइम होता है। ऐसा नहीं है कि क्राइम कहीं रुक जाए, वह अपने आपसी विवाद के कारण होता है। लेकिन वह जो पहले की क्राइम और अब की क्राइम को हम तुलना करके बताते हैं कि पहले के क्राइम जो होता है सदन में बैठे हुए लोग करते हैं, अब उनके ही लोग करते थे जो सदन में बैठे हुए हैं। अब जो क्राइम करता है वह 24 घंटे के अंदर जेल में होता है और उसको तुरंत से तुरंत उसकी कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाती है। यही दोनों के अंतर है। इसको हम लोग जंगल राज नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुरंत अपराधी पकड़ा जाता है, उसको सजा दिया जाता है। और आपके आदमी ही पहले क्राइम करते थे, तो वह जंगल राज महाजंगल राज था। यह जंगल राज इसको नहीं कहा जाएगा। अच्छा, आपने क्राइम को बोले कि सदन में बैठ कर लोग करते थे, शहाबुद्दीन, आपने भी नाम सुना होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव भले मन से कहते हैं शहाबुद्दीन साहब अमर है, कैसे देखते हैं? हाँ, मैं यही अभी आपसे बोल रही थी कि सदन में बैठे हुए लोग क्राइम करते थे। किसी घर का 3-3 बेटा मर जाता है और ऐसे कितने था। ISI का भी उनका मोहर लगा हुआ था कि वो जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोगों को आप जिंदाबाद बोलते हैं, अपने पार्टी में टिकट देने की बात करते थे, सदन में भेजते तक थे। तो आपसे क्या उम्मीद जनता करेगी? आपको फिर से इसलिए दोहराएगी कि आप ऐसे गुंडे जो बैठे हुए हैं उस अभी भी तो तेजस्वी की जो टिकट दिए हैं, जो सदन में कुछ लोग गए हुए हैं, जो लोग उनके विधायक बने हुए हैं या सांसद बने हुए हैं, सब पर कहीं ना कहीं क्राइम का इल्जाम दर्ज है न्यायालय में। तो आप ऐसे लोगों को ही टिकट देते हैं और सदन तक भेजते हैं जिनके क्राइम रिपोर्ट बहुत है। क्या लगता है कि अब तो आप लोग की सरकार ला रही है उस पर काम, लेकिन विपक्ष हमारी सरकार हमेशा साफ सुथरा चेहरे को आगे लाती है, जिस पे कोई क्राइम का रिपोर्ट नहीं हो। अब तो हमारे अमित शाह जी, आप सदन में सुने होंगे कि जो 1 महीने के अंदर 1 महीने तक जेल में रहेगा उसका वो हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। विधायकी उसका या सांसदी जो भी है वह निरस्त हो जाएगा। हमारे जो सरकार है, एनडीए की सरकार है,
तो वह कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है कि जो क्राइम किया हुआ लोग है वह कभी सदन में न जाए, वह उसको टिकट न दिया जाए, वह चुनाव न लड़े। लेकिन आपके यहाँ तो चुन चुन के बुलाया जाता है कि ऐसे लोगों को ही दिया जाए टिकट, या तो जब वो जेल में होते हैं तो जेल की पत्नियों को भी टिकट दे दिया जाता है। जेल में रहने वाले क्रिमिनल को पत्नी क्या करेगी काम, क्या करेगी विकास, बताएं तेजस्वी जी। क्या लगता है कि अब की बार गोलबंद होगा कोई चीजों के खिलाफ, वैसे आपराधिक प्रवृत्ति को लोग वोट नहीं करेंगे? हमारा तो शुरुआत ही हो गया है। हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री ने अभी बोल ही दिए कि 1 महीने के अंदर, मतलब कि जो भी क्रिमिनल है वो जेल में रहेगा तो 1 महीने के अंदर उसका निरस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे कोई भी जिसको क्राइम होता है, वो जो क्रिमिनल रिपोर्ट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन लोगों का कोई भी किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। साफ सुथरा चेहरा जो रहेगा, जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट नहीं हो, कोई भी FIR नहीं हो, ऐसे लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, कोई भी गंदा काम नहीं किया हो, ऐसे साफ सुथरे चेहरे को इस बार हमें टिकट दिया जाएगा। इस बिल का तो विपक्ष विरोध कर रही है, कैसे पास करिएगा? क्या चीज? विपक्ष इस बिल का विरोध कर रही है, वो अमित शाह जी वाले का। विपक्ष के विरोध करने से क्या होगा? हमारी बहुमत है, हमारा हर बिल पास होता रहा है, यह बिल भी पास हो जाएगा। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ सारे क्रिमिनल या क्रिमिनल की पत्नियां ही बैठी हुई हैं सदन में, तो यह बिल नहीं पास करते क्योंकि जेल में बैठे हुए लोग ही चुनाव लड़ते हैं। उनके पार्टी में जेल में बंद लोग चुनाव लड़ते हैं। आपको पता होगा कि यह बिहार में सिर्फ और सिर्फ गुंडा और क्रिमिनल ही चुनाव लड़ते थे। यही खत्म करने के लिए अभी बिहार की जनता ने जवाब दी है उनको कि आपको कभी भी सीट पर, सत्ता पर नहीं बैठने देंगे, क्योंकि आप क्रिमिनल राज बिहार में दिखाते हैं। बिहार को गुंडा राज की तरह से बाहर के लोग देखते हैं कि बिहार जो है वह गुंडा का राज्य है। इस तरह से कौन किया है? ये आप ही लोग किए हैं। लालू के ही राज्य में ये सब चलता था। तेजस्वी भी आए हैं तो यही काम करते हैं कि सारे क्रिमिनल को, गुंडों को आप टिकट देते हैं और वो सदन में बैठते हैं, और बाहर के लोग हमें बोलते हैं कि बिहार में गुंडा और दबंगई चलता है। तो ऐसे लोगों को आप सदन में भेजेंगे तो क्या होगा? जनता भी उसी तरह से अपना उसको अनुसरण करेगी, जनता भी उसी तरह से बनने की कोशिश करेगी जैसा हमारा आइडियल उसको मानती है, नेताओं को आइडियल मानती है, और ऐसा ही जनता बनने लगती है। तो हमारी जो भाजपा की सरकार है या एनडीए जो है वो हमेशा अच्छे लोगों को आगे करती है, अच्छे लोगों को टिकट देती है, क्रिमिनल को बायकॉट करती है। हमेशा कभी भी किसी जिसका भी न्याय में केस चल रहा है, ऐसे लोगों को कभी भी टिकट नहीं देती है। इससे हमारी छवि साफ रहती है और जनता हमें पसंद करती है और हमें कुर्सी पर इसलिए बैठाती है बार बार। आप SIR का यात्रा कीजिए या हमारे चुनाव आयोग पर आरोप लगाइए या भाजपा पर आरोप लगाइए, लेकिन जनता जो है वह जवाब देने के लिए बैठी हुई है कि आपको कभी भी नहीं चुनेगी, क्योंकि आप गुंडा राज और जंगल राज लाने के लिए ऐसे लोगों को ही टिकट देते हैं जो जेल में बंद होते हैं। इसीलिए आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। जनता जान रही है, बिल का विरोध भी करेंगे तो जनता और आपको इसका जवाब देगी कि आप गुंडा राज लाना चाहते हैं। इसका मतलब जो बिल का विरोध करते हैं 1 महीने जो जेल में रहेगा उसका निरस्त हो जाएगा। तो क्या लगता है कि मतलब कि इस पर अगर बात की जाए तो क्या कानून के आने से लोगों में भी जागरूकता फैलेगी तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे? बिल्कुल, इस बिल को आने से जो होगा कि हमारे साफ सुथरा चेहरा, पहले तो क्राइम भी रुकेगा। जो भी बिहार में कहा जाता है कि धन बल बाहुबल की पॉलिटिक्स, हाँ, धन बल बाहुबल और गुंडा बल जो होते थे वही चुनाव लड़ते थे, जेल में रहकर हमारे शासन को चलाते थे। हमारे आधे से अधिक मंत्री रहते थे, जो नेता रहते थे लालू जी के राज में, जो जेल से ही बिहार को चलाते थे और गुंडई दिखाते थे। हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में तब हम लोग सुनते थे कि बिहार में इतना डर लगता है निकलने में और जाने में, बाहरी लोग बिहार में आना नहीं चाहते थे, पलायन करने लगे थे अच्छे लोग कि गुंडा राज है, गुंडों की शासन चलती थी, गुंडे की सरकार थी। इस प्रकार से ये बिल आने से क्या होगा कि साफ सुथरा चेहरा को टिकट दिया जाएगा और जो गुंडा है वो ऐसे भी टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे और गुंडई भी धीरे धीरे कम होगी, क्राइम भी धीरे धीरे कम होगा। जो भी राजनीति में आना चाहते हैं वो क्राइम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि क्राइम करने से हमारा जो है यह निरस्त हो जाएगा। अच्छा मैम, अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा, आप प्रखरता शहर बातों को रखिए आपने, अगर बक्सर की जनता मतलब आपको वहाँ के चिन्हित किया जाता है, वहाँ से चुनाव के लिए टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए? मैं क्षेत्रवासियों से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस बार
एनडीए की जो सरकार है वहाँ भाजपा की सीट जो होने जा रही है बक्सर की, और पूरे बिहार की मैं जनता से निवेदन करूंगी कि इस बार आप लोग एनडीए को वोट दीजिए और भारी मतों से जिताइए उनको, क्योंकि हम लोग उस त्रासदी को सहे हैं, उस गुंडा राज और जंगल राज और अपहरण की राज को और रंगदारी की राज को हम लोग देख चुके हैं, झेल चुके हैं। उसको कभी मत दोहराइएगा आप लोग। फिर से इस जो विकसित बिहार है उस विकसित बिहार को आगे करने के लिए फिर से एनडीए को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अपना परिचय दीजिए। मैं उषा दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता शिक्षा प्रकोष्ठ बक्सर। तो ये हमारे साथ उषा दुबे जी थी। काफ़ी प्रगति से इन्होंने हर बातों पर, हर मुद्दों पर अपनी बात रखी। बहरहाल इन्होंने कहा कि जो बक्सर, जिसको कहा जाए मिनी काशी कहा जाता है, चाहे बनारस की तुलना की जाए अयोध्या की, हर एक तरफ से सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से काफ़ी वो समृद्ध रहा है। लेकिन जिस क्षेत्र का सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध होना, लेकिन उसका पर्यटन के रूप से हाशिए पर रहना, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो उनका समृद्ध ना रहना एक सोचने वाला विषय है। तो बहरहाल क्या लगता है कि अब की बार 25 का जो साल आएगा, क्या स्थितियां होती हैं जो इनके मैनिफेस्टो में लेकर आ रही हैं? क्या लगता है कि जनता अपना जनादेश देने जाएगी या स्थितियां क्या रहेंगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचाएं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि बिहार का जनता का क्या मूड, क्या वर्तमान एनडीए सरकार बिहार में बनेगी या जनता का जो मूड है वो भी इस बिहार की सियासत है वो करवट लेने की मूड में? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव स्ट्रीम को एंड करें। आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो प्रतिक्रिया है उसको साझा करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँचाएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव स्ट्रीम को हम एंड कर रहे हैं। आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।